आप सभी का इस किसान चौपाल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं जो ये किसान चौपाल ऑर्गेनाइज़ कर रही है ग्रीन टीवी, वेव इंडस्ट्री, इफ़को, हुंडई, मैं सभी का आभार व्यक्त करूँगी कि आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया। आज मैं किसान जो गन्ने की फसल है उसके साथ आप कौन सी फसल लगा सकते हैं, कृषि की एवं उद्यान की जो फसलें हैं वो कैसे लगा सकते हैं गन्ने के साथ, उसके बारे में जानकारी दूंगी। और जो उद्यान के द्वारा जो हमारा विभाग है उद्यान जो सब्सिडीज़ दे रहा है, जो प्रोग्राम्स है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं गन्ने के साथ, क्योंकि हमारा जो एम है वो सिर्फ एक फसल नहीं लगाना है। एक फसल से इनकम तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, तो हमें क्या अपनी इनकम को बढ़ाना है, दुगनी करनी है, तो वो एक फसल से पॉसिबल नहीं है। और एक फसल लगाते लगाते हमारी मृदा भी खराब हो रही है। जैसे आपको नीरज सिंह ने बताया था कि मृदा का जो कंडीशन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। तो हमारा मेन एम लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी मृदा को सुरक्षित रखें, जिससे अभी तो हम काम कर सकते हैं, खेती कर सके और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी अच्छी मृदा प्राप्त हो सके। तो गन्ने के साथ आप क्या क्या लगा सकते हैं? गन्ना तो एक आप ऑटम में या अक्टूबर में लगाते हैं, दूसरा आप लगाते हैं फरवरी के महीने में। तो आलू की एक फसल होती है, उद्यान विभाग से आपको उसकी सब्सिडी मतलब आलू मिलता भी है। तो जब इसका टारगेट आता है तो उद्यान विभाग द्वारा आलू आपको दिया भी जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसके लिए। तो गन्ने के साथ आप आलू भी लगा सकते हैं। गन्ने इसमें क्या करना है, 90 सेंटीमीटर पे आपको गन्ना लगाना है और बीच में आप 30-30 सेंटीमीटर की 2 लाइन आप आलू की लगा सकते हैं। तो इसमें जो गन्ना है उसका क्या रेट होगा, 6 टन पर हेक्टेयर इसका सीड रेट हो गया, सेट का रेट हो गया। 1 हेक्टेयर में 6 टन की आवश्यकता होगी। और जो आप आलू लगा रहे हैं बीच में 30-30 सेंटीमीटर पे 2, उसका क्या हो गया, 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये आप लगा सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। इसके अलावा आप अगर आपको मृदा की क्वालिटी बढ़ानी है, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन होता है वो बढ़ाना है, तो आप दाल वाली दलहन फसल लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं और मूंग लगा सकते हैं। मसूर आप कब लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में लगाना है। इसका भी वही है, गन्ना आप 90-90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे, जो बीच में जगह बच रही है वो 30-30 सेंटीमीटर पे 2 लाइन मसूर की और ये मूंग की आप लगा सकते हैं। 30 से 25 सेंटीमीटर बीच में आप मसूर और मूंग लगा सकते हैं। मसूर और मूंग जो होती है दलहन फसलें, उसमें क्या अच्छाई ये रहती है ना कि आपको नाइट्रोजन कम डालना है, अच्छाई भी है और आपको डालना भी कम चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक होता है राइजोबिया, जिससे वो आसमान का जो नाइट्रोजन है वो पकड़ लेता है। तो उसकी प्रक्रिया को होने के लिए हमें नाइट्रोजन और यूरिया कम डालना चाहिए दलहन फसलों में। तो ये गन्ने के साथ आप ये 2 दलहन फसल लगा सकते हैं, मसूर अक्टूबर नवंबर में और मूंग आप ये मार्च अप्रैल में अभी के टाइम लगा सकते हैं, जब गन्ने की फसल छोटी है, जब छांव कम पड़ रही है। गन्ने के साथ आप यहाँ पे हमें लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, सरसों तो आप लोग लगाते ही हैं। सरसों के साथ बस ये दिक्कत होती है कि ज़्यादा आपको छांव की दिक्कत हो रही है, ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उससे गन्ने की फसल में नुकसान हो सकता है, लेकिन आप गन्ने के साथ सरसों भी लगा सकते हैं। अक्टूबर में एक दलहन फसल होती है राजमा, वो भी आप लगा सकते हैं शुगर केन के साथ, गन्ने के साथ। उसका भी वही है, 90 से 100 सेंटीमीटर दूरी पे आप गन्ना लगाएंगे और उसके बीच में जो 2 लाइन बच रही होगी 30 या 25 सेंटीमीटर, 25 से 3 सेंटीमीटर में 2 आप लाइन लगा सकते हैं कोई सफसली की। इसके अलावा लोबिया भी एक है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो मार्च में आता है, उसका भी वही रेशियो है। 90 सेंटीमीटर पे आप शुगर केन लगाएंगे, गन्ना लगाएंगे और बीच में आप 25 से 30 सेंटीमीटर पे लोबिया की 2 लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा भी उद्यान की बहुत सारी फसलें हैं जो आप लगा सकते हैं। गेंदा लगा सकते हैं आप, गोभी लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी सब्सिडी भी हमारी उद्यान विभाग देता है। गेंदे में क्या है, जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान उनको बोलेंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, तो उनके लिए क्या है, 1 हेक्टेयर पे
अगर गेंदे को लगाने में अगर आपका 40,000 आ रहा है तो 40% सब्सिडी हमारा विभाग देता है 16,000 का। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो उनको देगा गेंदा लगाने के लिए 1 हेक्टेयर, और जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनको 25% सब्सिडी मिलती है। 40,000 पे आपको 10,000 प्रति हेक्टेयर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये अप टू 2 हेक्टेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर आप लगा सकते हैं, उसने पे सब्सिडी मिल सकती है। लहसुन और प्याज रहता है। लहसुन और प्याज का जैसे अभी जनवरी फरवरी में हमारे विभाग ने बांटा भी था किसानों को, तो ये भी सब्सिडी आती है और लहसुन प्याज लगाने पे भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो 1 हेक्टेयर पे आपका आएगा कम से कम 30,000, तो उस पर कितना सब्सिडी है? 40% की सब्सिडी है, तो 12,000। इसके अलावा जो है हम लोग उद्यान विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना है ड्रिप इरिगेशन या टंकर सिंचाई। आप लोगों ने सुना होगा, उद्यान की फसलों में भी आप लगा सकते हैं और आजकल शुगर केन की फसलों में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गन्ने की जो फसल है देखने में तो नहीं लगता लेकिन पानी बहुत ज़्यादा मांगती है, तो इसके लिए अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाएं, हमारे विभाग की योजना को आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें भी वही चीज़ है, छोटे किसान और बड़े किसान जो 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास ज़मीन है उनको 90% सब्सिडी मिलती है। तो अगर आपकी 1 हेक्टेयर में 1,46,000 आपका लागत आ रही है तो 1,31,000 हमारा विभाग देगा और 10% आपको अपना देना होगा। तो छोटे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो उनके लिए है। जो बड़े किसान हैं जिनके पास जगह 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनके लिए ये सब्सिडी 80% हो जाती है। तो इसकी जो आपको देना होगा वो होगा 1,16,000 और जो बचा 80% है वो सरकार आपको देगी। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या फ़ायदा होगा? आपको पानी की बचत होगी। आप उसके साथ पानी में मिला के आप खाद को भी डाल सकते हैं। इफ़को के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, घुलनशील प्रोडक्ट हैं जो वो आप डाल सकते हैं। बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, फंजीसाइड होते हैं, कवकनाशी, वो भी आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप खेतों में डाल सकते हैं। गन्ने के लिए भी डाल सकते हैं और जो सहकारी मतलब साथ में जो फसल लगा रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो जो ड्रिप इरिगेशन है उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी भी ख़राब नहीं होती है। बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये भी है कि मिट्टी भी आपकी सही रहेगी। उसका जो ईसी होता है नमक, सॉल्ट उसमें बढ़ता नहीं है अगर ड्रिप इरिगेशन आप करते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं टंकर सिंचाई के। इसके अलावा हमारा जो विभाग है उद्यान विभाग, जो मशीनीकरण योजना है उसमें स्मॉल जो छोटे ट्रैक्टर हैं उसमें 1 लाख तक की सब्सिडी है। पावर टिलर जो है उसमें आपको 75,000 तक की सब्सिडी मिलती है। तो ये हो गया हमारे विभाग द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। अब मैं आऊँगी जो उद्यान की जो फसल है, मुझे मतलब पता है नकुड़ में ज़्यादा यहाँ आम लगाया जाता है। तो यहाँ आम में अभी मुझे फ्लावरिंग हो रही है, फूल है कि फल बनना शुरू हो गया है? आम के किसान हैं यहाँ पे? होंगे ना? फल पट्टी एरिया है, फल बनना शुरू हो गया होगा? नहीं, जो लखनऊ का जो एरिया है वहाँ पे फल बनना शुरू हो गए। यहाँ पे धीरे थोड़ा लेट है, 15-20 दिन, महीना भर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कोई कीटनाशी या कवकनाशी बहुत ज़्यादा जब आप तभी डालिएगा जब आपको दिख रहा हो, मतलब सूखने की समस्या आ रही हो, कोई कीटनाशक मतलब कोई कीड़े हैं, हॉपर हैं, तभी आप डालिएगा। नहीं तो जो कीट होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, पर परागण में मदद करते हैं ना, उनमें दिक्कत आती है। इस वजह से इस टाइम आपको कीटनाशक नहीं डालने के लिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उनको दिक्कत होती है। लेकिन आप डालिए, अगर आपको दिख रहे हैं तब तो मत रुकिए। आप कोई कीटनाशक और फफूंदीनाशक तब डाल सकते हैं। और मैं सभी जितने भी रोग और कीट लगते हैं आम, उनके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन इस समय यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या सूखने की चल रही है। सूखा रोग, डाईबैक या विल्ट, आप देखते होंगे आम में क्या होता है, ऊपर से टहनियाँ सूखने लग रही हैं। हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा है? अभी बहुत हो रहा है ना। तो उसके आप कारक सुन लीजिए और कैसे आप उसको मैनेज करेंगे ये मैं बता देती हूँ।
तो सूखने की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आप लोग कलतार डालते हैं। कलतार डालने का रहता ये था कि आपको हर दूसरे साल फसल मिल जाए, मतलब हर साल फसल मिल जाए, लेकिन जहाँ 30 ml प्रति पेड़ का रिकमेंडेशन था वहाँ पे आप 100 या 200 ml कलतार आप डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पूरी एनर्जी जो पेड़ों की है, हम लोग जो खाद डाल रहे हैं और जो मिट्टी से मिल रहा है, वो पूरी एनर्जी कहाँ चली जा रही है? फूलों पे और फलों पे। तो वो शाखाओं और जो जड़ें हैं उस पर पूरी एनर्जी जा नहीं पा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ सूखते जा रहे हैं। और आप आम के साथ ऐसी फसल ना लगाया करें जिससे जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उससे उसके आम की जड़ों में दिक्कत हो। अगर उसमें आम की जड़ों में घाव होगा तो वो जो फंगस है विल्ट का, वो तुरंत उसे पकड़ लेगा और पेड़ आपके सूखने लगेंगे। और जब एक बार पेड़ सूखने लगता है तो बहुत मुश्किल होता है बचाना, वो कैंसर की तरह है। यहाँ पे तो अभी कम है, जो बुलंदशहर वाला एरिया है सियाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लखनऊ में भी विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग पहले ही से बता रहे हैं कि आप लोग इसको कम कर सकें। तो आप पहला तो कलतार हो गया, दूसरा आपका है कि आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो उससे जड़ें खराब होती हैं। तो बहुत ध्यान देके थाला बना लिया करें आम के पेड़ के किनारे। आम, लीची या कोई भी जो उद्यान फल के वृक्ष हैं उसमें थाला बना दिया करें, ताकि उसके बाहर ही आप ट्रैक्टर चलाएं या कोई भी खेती करें, तो उससे जड़ों को नुकसान नहीं होगा। तो ये हो गया आपके कारक। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो आप जहाँ सूखना शुरू हो रहा है वहीं पे टहनियाँ काट देंगे। ऊपर की जो टहनियाँ जो सूख रही हैं उसको हरा भाग लेते हुए काटते हैं, कभी सूखा भाग वाला नहीं काटेंगे। हरा भाग लेते हुए काटेंगे तो जो फंगस है ना वो मर जाएगा। और वो जो काट रहे हैं उसको आप दूसरे खेत में कहीं जला दें, उस बाग में ना डालें। तो ये हो गया, आप ऊपर से जो सूख रहा है उसको काट देंगे हरा भाग लेते हुए। और किसी भी फंजीसाइड, कवकनाशी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया या बॉर्डेक्स मिक्सचर आप बना रहे हैं तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जो छोटी टहनियाँ हैं, जो बड़ी टहनियाँ हैं, मोटी टहनियाँ, उस पर स्प्रे का काम नहीं चलेगा, तो उस पर आपको उसका लेप लगाना होगा। तो किसी फंजीसाइड, स्पेशली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम लोग बोलते हैं, उसका आप 50 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप लेप बनाएंगे और उसको टहनियों में लगा देंगे, जिससे वो जो काटे हैं आप उसमें कोई रोग नहीं लगेगा, ना कोई कीड़े लगेंगे। तो ये हो गया, आप ऐसे ऊपर काट रहे हैं। लेकिन क्या समस्या क्या है विल्ट की? वो जड़ों में है। आपका जो पेड़ सूख रहा है ना, थोड़ा कोशिश करिए कि ज़मीन से ही थोड़ा खोद के जड़ देख लीजिए। अगर जड़ों में थोड़ा खराबी है तो वो पक्का है कि वो विल्ट रोग है उसमें। तो उसके लिए क्या करना है? थायोफिनेट मिथाइल, अभी सर ने शायद बताया भी था इफ्को के, वो बहुत ही अच्छा रिसर्च भी इस पर चल रही है, CISH लखनऊ की। आपको क्या करना है? थायोफिनेट मिथाइल है, कवकनाशी है, वो आपको डालना है। वो आप थाला बनाएंगे 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, जैसे आपके पेड़ हैं, 40 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, उसके हिसाब से डालना है। 100 से 150 ग्राम आप 20 वर्ष के पेड़ों में डाल सकते हैं, या बड़े वृक्ष हैं तो 200। आप पे डिपेंड करता है, पेड़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना डाल रहे हैं। तो 200 ग्राम आप डालें और एक पेड़ में आपको कम से कम 2000 लीटर टंकी पानी पूरी डालनी है, क्योंकि जड़ें हैं, जो 40 वर्ष के पेड़ हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती है। तो 500 लीटर में भी काम नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है कि 2000 लीटर, 1.5 से 2000 लीटर आप पानी डालें। एक टैंकर है आपका 200 लीटर का या 3000 लीटर का, 2000 लीटर या 3000 लीटर, तो उसमें आप थायोफिनेट मिथाइल 200 ग्राम घोल दीजिए। और फिर क्या करिए? थाला बनाइए आम के पेड़ में और वो 500 ml एक पेड़ में डालें, 500 लीटर एक पेड़ में डालें, फिर आगे जाके 500 लीटर दूसरे पेड़ में डालें। इसी तरह जहाँ जहाँ सूख रहे आप डाल दिए। फिर उसके बाद आप तब तक 1 घंटे बाद क्या वो सोख लेगा। फिर 1 घंटे बाद आप आए तो फिर 500 लीटर आप एक उसी पेड़ में डालें, फिर 500 लीटर दूसरे पेड़ में डालें, फिर ऐसे आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे करके आपको 2000 लीटर कम से कम थायोफिनेट का जो घोल है वो आपको एक पेड़ में डालना है थाला बना के। तो इससे काफ़ी हद तक ये जो सूखा रोग है, विल्ट है, डाईबैक है, वो आप रोक सकते हैं। आम में, लीची में, वैसे ये अमरूद में भी बहुत इसकी समस्या है, तो ये सब आप इससे रोक सकते हैं। और जो सूखा है, जो सूख रहे हैं पेड़, उसकी जड़ें खराब हो रही हैं। तो इसके अलावा आपको एक और काम क्या करना है कि जड़ें खाना लेती हैं, पत्तियां कम खाना लेती हैं, जड़ें ज़्यादा खाना लेती हैं। तो जड़ें खराब है तो खाना नहीं मिलेगा पौधों को। तो इसके अलावा आपको क्या करना है? कोई भी घुलनशील है, NPK घुलनशील है,
वो आप टैंकर में मिला के 2 से 4 जो NPK 19-19-19 है वो आप मिला के पानी में मिला के आप छिड़काव करें ऐसे टाइम पे, तो पत्तियां खाना लेंगी। तो इससे क्या होगा कि पौधे वो सही रहेंगे, 1-2 साल लगेगा लेकिन वो पौधे फिर से हरे भरे हो जा रहे हैं। बहुत से किसान ऐसे आए हैं हमारे यहाँ जिनके पेड़ सूख रहे थे और ये उन्होंने किया तो उनके पेड़ सही हो गए हैं। फलत कम आई है लेकिन पेड़ उनके सही हो गए। आपको ये भी ध्यान देना है कि फल ही नहीं लेना, आपको पेड़ भी सुरक्षित रखना है। तो ये समस्या है आपके क्षेत्र में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप कंपनी गार्डन आ सकते हो उद्यान विभाग में, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।